हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आज मैं दो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। एक बताऊंगा आज आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और दूसरा बताऊंगा कि कलर्ड आयन कौन कौन से होते हैं। दोनों के लिए मैं ट्रिक लेके आया हूँ आज कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर कि कैसे आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे किसी भी आयन का, और दूसरी तरफ एक किसी भी आयन का आप कैसे कलर निकालोगे कि इस आयन का कलर कैसा होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और ये हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिख देता हूं मैं यहां क्योंकि सभी की बता दूंगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर भी स्पेशली केवल किसके बारे में? डी सीरीज के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है मैक्सिमम जो डिटेल में डिस्कस किया गया है वो आपका 3D सीरीज ही डिस्कस की गई है, बाकी 4D 5D 6D डिस्कस नहीं की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड को समझे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। अगर आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर की जो मेरी वीडियो देखी हो तो वहां पे मैंने आपको सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसके अंदर आपका पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरो, एंटी फेरो, फेरी, वो सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने वहां डिस्कस की थी। लिंक आई बटन पे आ गया होगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, रफली मैं आज जो बताने वाला हूं मैं केवल दो के बारे में बताऊंगा यहां, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाई और पैरा के बारे में। ठीक है, तो यहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल दो डिस्कस करेंगे। एक मैं डिस्कस करने वाला हूं पैरा, दूसरा मैं डिस्कस करने वाला हूं डाया। हालांकि वहां बहुत सारी दे रखी हैं, वहां पांचों डिस्कस कर रखी हैं, बट यहां केवल दो डिस्कस करूंगा, पैरा और डाई। डायामैग्नेटिक मैं पूरा लिख देता हूं, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। दोनों को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? गोज मेथड से, वो वहां मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो अभी मैं केवल आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट किए बिना ये पता करना चाहो कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, तो कैसे पता करोगे? एक ट्रिक के हेल्प से बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता ये होना चाहिए कि पैरा और डाया दोनों में जो पहले लेटर लिखे गए हैं, पहला जो ये दो लेटर लिखे गए हैं डी आई, डी आई का मतलब डाई, और डाई क्या होता है आपका बाई, और बाई क्या होता है आपका टू, मतलब जिसमें एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? दो इलेक्ट्रॉन। पैरा, पैरा का मतलब वो क्या होता है? मोनो, और मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और सिंगल का मतलब क्या होता है? वन। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? वन, और वन का मतलब किससे है यहां? वन अगर होगा तो वो कैसा होगा? वो होगा आपका अनपेयर्ड, और अगर दो होंगे एक ऑर्बिटल में तो वो कैसा होगा? पेयर्ड। आपने सभी ने पढ़ रखे हैं डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। अगर इस तरीके से हैं तो सारे क्या हैं? अनपेयर्ड, क्योंकि मैंने कहा कि ऑर्बिटल में एक है, एक है तो क्या होगा? अनपेयर्ड। अगर दो है, दो को मैं ऐसे कर देता हूं, एक ऊपर एक नीचे, तो अगर दो होंगे तो दो का मतलब ये क्या होगा? पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। तो अगर एक ऑर्बिटल में दो हैं तो पेयर, अगर दो हैं तो वो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। तो इसलिए मैंने लिखा कि अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, या ये कह दूं कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाई शो कर रहा है, तो उसके अंदर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। कैसे होंगे? पेयर्ड। दूसरी बात, अगर उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे हो? अनपेयर्ड, तो वो कैसा होगा आपका? अगर अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई? अब जो अनपेयर्ड, क्योंकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टी है तो मैंने कंपैरिजन के लिए बताई है, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया। मेनली जो डिस्कस किया गया इसके बारे में, क्योंकि लिखा क्या है मैंने यहां? ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने लिखा है ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जिनके अंदर डी के अंदर 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, मैंने 10 नहीं लिखा क्योंकि 10 किसका होता है? जिंक का होता है, और जिंक आपको पता है जिंक आपका कैसा होता है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। मींस जिंक इज नॉट अवर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट देयर आर इन फुल्ली फिल्ड स्टेट। तो वहां फुल्ली फिल्ड में होते हैं, इसलिए उसको क्या मानते हैं हम? नॉन ट्रांजिशन। मैंने क्वेश्चन भी करवाया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो जहां भी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 to 9 होंगे वो ही आपका क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन। और अगर आप चेक करो, डी में 1, डी में 2, डी में 3, D4, D5, D6,
D7, D8 और D9, इन सब के अंदर अगर आप चेक करोगे तो सब के अंदर क्या होंगे, सब के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फुल्ली फिल्ड कोई सा भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये क्या कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां डी में 10 है, अब कितने रह गए, डी में 9, D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप सभी में चेक करें, हर बार क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। तो कहने की बात क्या हो गई, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये होगी, जो पैरामैग्नेटिज्म होगा वो अराइज कब करेगा, व्हेन देयर विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म के लिए बात आ गई कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म जो आता है दैट इज ड्यू टू पैरामैग्नेटिज्म ऑब्जर्व्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर कितने भी अनपेयर्ड हो, चाहे 1 अनपेयर्ड हो, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 कितने भी अनपेयर्ड हो, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ये कह लो कि ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं यहां वर्ड लिख देता हूं, ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का खुद का क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। डिनोट किससे करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, न्यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, वेयर न्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट और n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, वैल्यू यहां रख दो, उसका स्क्वायर रूट कर दो, क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ट्रिक बताऊंगा मैं लर्न करने के, केवल समझ लीजिए कि कैसे इसको आपको समझना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को भी एक नाम दिया गया है, दैट इज स्पिन ओनली फॉर्मूला। क्या नाम दिया गया है, स्पिन ओनली फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिन ओनली फॉर्मूला। एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी ट्रांजिशन एलिमेंट। किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का आप मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाल सकते हो, आंसर क्या आएगा, बाय यूजिंग स्पिन ओनली फॉर्मूला। ये स्पिन ओनली फॉर्मूला है जो यूज करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। बात समझ में आ गई। मैंने अभी भी आपको बताया यूनिट क्या है इसकी, यूनिट ऑफ न्यू इज इक्वल टू BM, बोहर मैग्नेटोन। अब ये बोहर मैग्नेटोन क्या होता है, 1 BM की अगर मैं बात करूं, 1 बोहर मैग्नेटोन इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20-24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू एक बोहर मैग्नेटोन की होती है, क्या, 9.27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तक मैंने क्या बताया, अब तक मैंने आपको बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। मेनली फोकस किस पे करना है, पैरामैग्नेटिज्म पे। पैरामैग्नेटिज्म ऑब्जर्व होता है किसके कारण, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे तो सिस्टम या प्रॉपर्टी कैसी होगी उसकी, पैरामैग्नेटिक। और ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका खुद का क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है क्या है निकालने का, दैट इज न्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। जिस फॉर्मूले को नाम क्या दिया गया है, स्पिन ओनली फॉर्मूला, जहां पे न्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूनिट क्या होगी इसकी, दैट इज बोहर मैग्नेटोन। और बोहर मैग्नेटोन, 1 बोहर मैग्नेटोन इज इक्वल टू, मैं यहां लिख दूं बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, तो 1 बोहर मैग्नेटोन इज इक्वल टू किसके होता है, 9.27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बस आ गई। क्वेश्चन क्या बनता है कि हाउ यू विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है,
अब आते हैं ट्रिक पे कि मैं अगर किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहूं, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। सबसे पहले आपको क्या पता होने चाहिए, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे तो ट्रिक बड़ी ही आसानी से लगा सकते हो। कैसे, देखिए ध्यान से, यहां ट्रिक टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन आयंस। ध्यान देना, मैंने ट्रांजिशन आयंस लिखा है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट आयंस। उसके लिए सबसे पहले यहां लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां पे लिखेंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट। यहां कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके होंगे। ध्यान देना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है डी में 1, डी में 2, या मैं यहां डायरेक्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेता हूं 0 1 2 3 4 5 के बाद फिर से वापस उल्टे चलना है 4 3 2 1 एंड 0। ध्यान देना, मैंने क्या किया, मैंने किया 0 से स्टार्ट। ट्रिक क्या है लर्न करने की, ध्यान सुनो, ट्रिक क्या है, 0 से 5 तक काउंटिंग लिखो, 0 1 2 3 4 5 लिख दी, और फिर 5 से उल्टे हो जाओ, मतलब जैसे 0 से 5 पहुंचे फिर 5 से कहां पहुंचो 0, 5 4 3 2 1 0। आपको पता है डी सीरीज में मैक्सिमम अनपेयर्ड कितने होते हैं, 5 होते हैं, उसके बाद तो होते नहीं है, ये तो 1 होगा या 0। अब आप कहोगे सर 0 अनपेयर्ड कैसे है, 0 के लिए मैंने स्पेशल अलग से लिखा है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है। अनपेयर्ड आपके 1 भी हो सकते हैं, 1 to 5 होंगे, बट 0 मैंने अलग से लिखा है यहाँ, क्यों, क्योंकि 0 के लिए बताऊंगा कि वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि 0 का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 ही होगा। अगर कहीं 0 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है आपके पास 3D में 0 भी होते हैं, 3D में 1, 3D में 2, 3D में 3, 3D 4, 3D 5, 3D 6, 3D 7, 3D 8, 3D 9 एंड 3D 10। ध्यान देना, अगर 3D में 0 है तो अनपेयर्ड कितने होंगे 0, 3D में 1 अनपेयर्ड 1, 3D में 2 अनपेयर्ड 2, 3D में 3 अनपेयर्ड 3, 3D में 4 अनपेयर्ड 4, 3D में 5 अनपेयर्ड 5। अब आ गए 3D में 6, तो यहां अनपेयर्ड कितने होंगे 4। चेक कर लो एक बार, चेक करने के लिए डी के अंदर आपको ऑर्बिटल पता है कितने होते हैं 5। मैंने कहा डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5, और एक ही आ गया 6। अब चेक करो अनपेयर्ड कितने रह गए, अनपेयर्ड रह गए आपके 4। अगर डी में 6 आते हैं तो अनपेयर्ड कितने रहते हैं 4। फिर मैंने लिखा डी में 7, डी में 7 का मतलब एक यहां जाएगा, तो फिर अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे, फिर अनपेयर्ड हो जाएंगे आपके 3, ये मैंने 3 लिखा। फिर मैंने लिखा डी में 7, सॉरी डी में 8, डी में 8 आते ही कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे, फिर अनपेयर्ड हो जाएंगे 2, 1 एंड 2, मैंने 2 ही लिखा। डी में 9, डी में 9 होते ही अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे 1, ये मैंने लिखा 1। डी में 10, डी में 10 होते ही अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे 0, कोई अनपेयर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसे आपको सभी को पता है कि डी की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 3D 0 से लेकर 3D 10 तक आ सकते हैं। वो आयन की बात बता रहा हूं, ये जो यहां लिखी गई हैं ये ईसी ऑफ आयंस लिखी गई है, ध्यान देना इस बात पे। ईसी ऑफ आयंस का मतलब जैसे आप लिख सकते हैं ना स्कैंडियम 3 पॉजिटिव लिख दिया, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव करोगे तो क्या बनेगा, क्या Ar3D04S0 बनेगा, इसीलिए ये 3D 0 आया है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर 3D में 0 तो आते ही नहीं कभी भी, भाई ये मैंने आयंस की ईसी लिखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। जैसे स्कैंडियम आ गया, स्कैंडियम के 3D में, स्कैंडियम 3D में कितने होंगे 0 होंगे, कब, जब वो किस स्टेट में होगा 3+ स्टेट में होगा। बात में आ गई, तो इस तरीके से आपको ध्यान है। 3D में 10 सभी को पता है किसमें होते हैं, जिंक में होते हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्या जिंक की ये होती है, ठीक है, बट ये किस स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में। +2 कर दो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये क्या +2 हो जाएगा, तो ये क्या 3D में 10 नहीं आ गए, आगे। तो आयंस की लिखी है मैंने यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किसकी लिखी है, ये आयंस की, ये एलिमेंट्स की नहीं है। तो आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D में 0 भी हो सकता है, 3D में
10 भी हो सकता है। तो ये आपके आ गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, ऑल दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपको इनका क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैं अब आप अपनी ट्रिक पे आ जाइए कि ट्रिक क्या है अपनी। जो नंबर यहां लिखे हैं, सबसे पहले 0 0 0 0 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 0 और 0 ही होगा, इस पर कोई चेंज नहीं करना है। अब चेंज कहां से करना है, 1 से लेकर 5 तक और फिर 5 से लेकर 1 तक जैसे यहां लिखे हुए हैं वैसे ही लिख दो। मैंने कहा जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिख दीजिए। 1 2, या मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा क्लोज करके, काफी दूर हो गया। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 के बाद मैंने कहा वापस रिवर्स करना है, 4 3 2 1 एंड 0। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। बट अभी पूरा नहीं हुआ, अभी क्या करना है, 0 को छेड़ना नहीं है, 0 को छेड़ना नहीं है। फर्स्ट टू, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड लास्ट टू, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्डिंग सुनिए, ध्यान सुनिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे ऊपर फर्स्ट एंड सेकेंड और लास्ट एंड लास्ट सेकेंड। फर्स्ट के पर जहां 1 लिखा है वहां लिखेंगे 0.7, जहां 2 लिखा है वहां लिखेंगे 0.8, जहां 1 लिखा है 0.7, जहां 2 लिखा है 0.8, यहां जहां 1 लिखा है वहां 0.7, जहां 2 लिखा है वहां 0.8। ठीक है, बाकी जो बच गए सब में लगा दीजिए 0.9, सब में क्या लगा दीजिए, पॉइंट है। मैंने क्या कहा दोबारा सुनिए, मैंने कहा सबसे पहले जो नंबर यहां लिखे हुए हैं एच यहां लिख लेंगे। एच लिखने के बाद जो फर्स्ट और सेकंड है मींस 1 और 2 अनपेयर्ड है, वहां फर्स्ट के बाद 0.7, सेकंड के बाद 0.8, ऐसे ही फर्स्ट के बाद मींस 1 के बाद 0.7, 2 के बाद 0.8, और जो बीच में बचे हैं सबके पास क्या लिखना है, 0.9 लिखना है। दैट इज योर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोबारा सुने, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऊपर 0 है, ठीक है, 0 का मैग्नेटिक मोमेंट 0, 10 का भी कितना 0। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, जो काउंटिंग लिखी है ना, ध्यान सुनना, जो काउंटिंग लिखी है मैंने, ये डीकॉन्फिगरेशन लिखी है कि 3D में 1 है, 3D में 2 है, 3D में 0 है, इसके अकॉर्डिंग लिखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ 3D में 0 है तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5 के बाद उल्टा करना है, 4 3 2 1 और यहाँ 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने हैं, फिर इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, मैंने कहा 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, 1 के बाद 1 है तो 1 के बाद 0.7 लगा दीजिए, 2 है तो 2 के बाद 0.8 लगा दीजिए, नीचे भी 1 के बाद 0.7, 2 के बाद 0.8, बीच में जो रह गए हैं कौन कौन रह गया, 3 4 5 4 3, सबके बाद 0.9, सबके बाद 0.9, सबके बाद 0.9, चेक कर लीजिए, ये सबके बाद 0.9 है, ऊपर वाले नीचे वाले दो सेम, बीच वाले सबके बाद 0.9 है। ठीक है, रटना नहीं है, केवल कंसेप्ट समझना है कि किस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हो। बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि सर हम निकाल भी सकते हैं, मैंने पे ट्रिक लर्न करने की जरूरत ही क्या है, कि भाई निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, आपके पास फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। बट मैं कहना चाह रहा हूं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो जहां पे आपके पास टाइम बाउंडेशन होती है, टाइम लिमिट होती है, तो वहां पे आप निकालने नहीं बैठोगे, वहां आप क्या लगाओगे, ट्रिक लगाओगे कि अच्छा इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 5 पॉइंट। ध्यान में क्या रखना है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतना तो होगा ही होगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना तो होगा ही होगा। जस्ट क्या करना है, जो स्टार्टिंग वाले 2 हैं उन पे 0.7 0.8 लगाना है, लास्ट वाले 2 हैं 0.7 0.8 लगाना है, बट जो बीच में रह गए हैं कौन कौन, 3 4 5 4 3, सबके बाद 0.9 लगाना है। ठीक है, ये हो गए आपके मैग्नेटिक मोमेंट याद, बात समझ आ गई। सो इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट लर्न करोगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज हाउ टू लर्न कलर्ड आयंस, मींस जो आयंस हैं उनका कलर कैसा है, कैसे हम इसको याद करेंगे। आइए करते हैं कलर फॉर्मेशन। सो नाउ अवर नेक्स्ट वन इज दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन मींस जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयन हैं वो कैसा कलर बनाएंगे।
हर आयन अलग अलग कलर बनाता है, तो उन कलर को लर्न करने की ट्रिक समझाऊंगा। बट उससे पहले ये समझिए कि कलर बनता कैसे है, कलर आता क्यों है। आप जो 9 चैप्टर आएगा, 9 चैप्टर में एक चीज पढ़ोगे कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। अब इनके अंदर ऑर्बिटल का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? सब सेल बोल रहा हूं। वैसे आपको पता है के एल एम एन आपके क्या होते हैं? ये आपके सेल्स होते हैं। इसके अंदर एस पी डी एफ ये क्या होते हैं आपके? ये आपके सब सेल होते हैं। बट इसके अंदर पी के अंदर आपके 3 होते हैं, इसके अंदर 5 होते हैं, एफ के अंदर कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके सब सेल। यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7। दीज आर कॉल्ड सब सेल। तो इनको हम सब सेल बोलते हैं। तो मैं यही बात बता रहा हूं कि डी के अंदर आपके कितने सब सेल हैं। ठीक है, मैं बार बार ऑर्बिटल बोल रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना। तो कितने ऑर्बिटल्स यहाँ प्रेजेंट हैं? यहाँ 5 होते हैं, जिनमें से एक फर्स्ट का नाम क्या है? डी एक्स वाई। दूसरे का नाम क्या है? डी वाई जेड। थर्ड का नाम क्या है? डी एक्स जेड। फोर्थ का नाम क्या है? डी एक्स वाई। और लास्ट वाले का नाम क्या है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका नाम क्या है लास्ट में? डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें से जब आप इनको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हो, जब इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आप करते हैं, जब इनके आप एनर्जी बैरियर्स बनाते हैं, तो इनके 2 तरह के एनर्जी बनती हैं। एक बनती है लोअर एनर्जी लेवल, एक बनते हैं हायर एनर्जी लेवल। जो लो एनर्जी लेवल है उनको T2Z बोला जाता है, और जो हाई एनर्जी वाले होते हैं उनको EG बोला जाता है। मैंने कहा आपको ये 9 चैप्टर में क्लियर होंगे, अभी केवल समझ लीजिए। जो ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके डी वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। नीचे वाले कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये नीचे होते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो जो ये बीच में एक आता है बरी सेंटर, क्या आता है? बरी सेंटर। मतलब ये नॉर्मल एनर्जी लेवल होता है। जो इनका लेवल था ये नॉर्मल एनर्जी लेवल है, बट नॉर्मल एनर्जी लेवल के कुछ ऊपर चले जाते हैं और कुछ नीचे आ जाते हैं। ऊपर वालों को बोला जाता है हाई एनर्जी लेवल्स, नीचे वालों को बोला जाता है लो एनर्जी लेवल्स। ठीक है, लेवल्स बोल लीजिए, ऑर्बिटल्स बोल लीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हाई एनर्जी लेवल है या हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, ये लो एनर्जी लेवल है, ये लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हमें क्या करना है? मुझे बताना क्या है आपको? मुझे ये बताना है कि जो कलर आता है वो किस कारण आता है। मान लीजिए मेरे पास ये जो सिस्टम रखा हुआ है लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल का, मैं इसको किसी सोर्स ऑफ लाइट, कौन सी लाइट? जनरली विजिबल लाइट की मैं बात करूंगा। मैंने इसको विजिबल लाइट के अंदर रखा, जहां से क्या आएंगी? जहां से रेडिएशंस आएंगी। और जब रेडिएशंस आएंगी तो उससे क्या होता है? ध्यान से सुनना, उससे क्या होता है? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, जो एनर्जी यहां से आ रही है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स आपके लोअर लेवल में होते हैं वो कहां पहुंच जाते हैं? वो हाई लेवल में पहुंच जाते हैं। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से कहां पहुंच जाते हैं? हायर एनर्जी लेवल पे। अब जब ये हायर एनर्जी लेवल पे गए हैं तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी क्या की होगी? इसने एब्जॉर्ब। इस लेवल ने, इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, और जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होगी। बात सुनो, मैं ध्यान में क्या बताना चाह रहा हूं भाई। इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, सनलाइट एब्जॉर्ब की, मान लीजिए। सनलाइट भी कौन सी होती है? आपकी विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट में आपका विबग्योर होता है। विबग्योर में अलग अलग कलर्स वहां प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी उनकी होती है। तो इसने एक एनर्जी क्या की? एब्जॉर्ब। और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो एक पर्टिकुलर
फ्रीक्वेंसी की और आपको पता है हर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर क्या होता है, कलर। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कलर, आपको पता है ना, विबग्योर। तो ये पर्टिकुलर कलर क्या एक ही फ्रीक्वेंसी पे होते हैं? नहीं, ये एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं होते। वायलेट अलग फ्रीक्वेंसी पे होता है, इंडिगो अलग फ्रीक्वेंसी पे होता है, ब्लू अलग फ्रीक्वेंसी पे होता है, तो ग्रीन अलग। तो कहने का मतलब क्या है, सारे के सारे जो कलर होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। अब यहां जो डी ब्लॉक का ऑर्बिटल है वो भी सेम एलिमेंट का लिया गया है। मान के चलो मैंने ले लिया वेनेडियम का, उसके बाद लिया टाइटेनियम का, उसके बाद मैंने लिया आयरन का, उसके बाद मैंने लिया एमएन का। ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने वेनेडियम का लिया, ठीक है। वैसे वेनेडियम में यहां 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, D2 होता है, क्योंकि पता है ना SCTI वे नहीं, यहां 3 आएंगे, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम लिया तो वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। तो जैसे ही एनर्जी डाली गई तो जो एनर्जी वेनेडियम ने एब्जॉर्ब की होगी, जो फ्रीक्वेंसी वेनेडियम ने एब्जॉर्ब की होगी, या जो कलर वेनेडियम ने दिया होगा, क्या सेम आयरन देगा? नहीं। क्या सेम एमएन देगा? नहीं। क्या सेम कलर टाइटेनियम देगा? नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे वो इलेक्ट्रॉन की, जिसपे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट करके कहां भेज देते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, हाउ द कलर विल बी इम्पार्ट टू एनी एलिमेंट, एनी मेटल। तो किसी भी मेटल में या किसी भी आयन में, अच्छा मैंने लिया मेटल, मैं यहां मान लीजिए 2 पॉजिटिव ले लेता हूं, वेनेडियम 2 पॉजिटिव ले लिया, तो यहां पे फिर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव लिया है तो एस के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3 आ जाएगा। मैंने 3 पॉजिटिव ले लिया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप मेटल भी ले सकते हो, यहाँ पे आप आयन भी ले सकते हो, वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। ऑल तो हम बात किसकी करने वाले हैं, हम आयन की बात करने वाले हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां, चलिए मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं। मैंने लिया वेनेडियम ही ले लिया, कितना होता है नंबर 23। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, AR3D4S, ये होता है 18, ये होता है 2, कितना होगा 20, तो फिर यहाँ कितने आएंगे 3। मैंने लिया V2 पॉजिटिव ले लिया, तो V2 पॉजिटिव में क्या होगा, आर्गन 18 आ जाएगा, 3D3 आ जाएगा, 4S 0 आ जाएगा, तो डी में कितने आ गए 3, तो डी में 3 ले लिए मैंने यहाँ। मतलब अब ये मेरे पास क्या है यहाँ, अब ये मेरे पास V2 पॉजिटिव आयन है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है V2 पॉजिटिव का बना हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां भेजना है, यहां ऊपर भेजना। मान लीजिए यहां से यहां आ गया तो यहां खाली हो जाएगा, ठीक है। यहां अगर खाली हो गया तो इसने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, कोई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की होगी, और वो फ्रीक्वेंसी जो एक पर्टिकुलर कलर की होगी, तो ये क्या देना स्टार्ट कर देगा, कलर देना स्टार्ट कर देगा। बस में हर एक आयन ऐसे ही कलर देगा। बात में आ गई। तो सिंपली अगर मैं बात बोलूं कि कलर ऑब्जर्व्ड, जो कलर ऑब्जर्व होगा, चाहे वो आपका ब्लू हो, पिंक हो, वायलेट हो, ग्रीन हो, ठीक है, वो कैसा, येलो हो, कैसा भी कलर हो, जो कलर ऑब्जर्व्ड होगा कोरेस्पॉन्ड टू द कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो कलर ऑब्जर्व होगा वो कंप्लीमेंट्री होगा कि उसने किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। जिस कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा वो उसके रेस्पेक्ट में ही, उसके कोरेस्पॉन्ड में ही वो क्या देगा, आपको कलर देगा। बात में आ गई। और दूसरी तरफ मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी वो डिपेंड किस पे करेगी। अब सुनिए बात ध्यान से, मान के चलिए अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की गई है, मैंने क्या लिया है V2 पॉजिटिव। अब V2 पॉजिटिव तो अकेला तो काम करेगा नहीं, इसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या आएंगे, लिगेंड। जैसे 2 पॉजिटिव है तो इसके पास इसके डी में लिगेंड्स आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि VF5 मैक्सिमम बनता है, ठीक है। तो जिसके लिगेंड्स हैं, अब ये लिगेंड्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लिगेंड्स के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ोगे। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स वो स्पीसीज होती है जो आपके सेंट्रल एटम को या सेंट्रल एटम के चार्ज को बैलेंस करने के लिए यूज की जाती है। ये नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। वैसे आपके सिलेबस में केवल 2 ही डिस्कस किए गए हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव डिस्कस नहीं कर रखा है, वैसे पॉजिटिव भी होता है, सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये लिगेंड्स के कारण इसकी
ये पता लगती है कि किस कलर की फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये मैंने जो हिस्ट्री आपको बताई, जो मैंने ये थ्योरी आपको बताई, ये किसके लिए बताई? फॉर्मेशन ऑफ करके कलर कैसे बनता है। कलर बनता है, कोई भी एनर्जी सोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसी भी आयन को, उस या किसी भी कंपाउंड को, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, किसी भी आयन को, कि आयन ही उसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेंट्रल एटम के बाद लेके चलते हैं, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लोअर एनर्जी लेवल से कहां भेज देगा? हाई एनर्जी लेवल में। और जैसे ही जब वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल भेजेगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी की होगी, और किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी की होगी तो किसी ना कोई उसका क्या होगा? पर्टिकुलर कलर, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर क्या होता है? कलर। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं अपनी ट्रिक की कि कौन से आयन को कौन सा कलर मिलता है, या ये कह दूं कि कौन सा आयन कौन सा कलर आपको देगा। बड़ी ही सिंपल ट्रिक मैंने बनाई है। इसमें जो एनसीईआरटी बुक में आपके आयंस दे रखे हैं, आयंस आपकी स्क्रीन पे आ गए होंगे, इन आयंस को देखिए। ये आयंस कौन कौन से कलर एब्जॉर्ब करते हैं, इनको मैंने एक ट्रिक में बनाया है, आप आसानी से याद कर लोगे। उसको समझने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है। क्या? अगर किसी के 3D में 0 है या किसी के 3D में कितने हैं? 10। ध्यान सुने मैंने क्या कहा। इफ एनी आयन इज हैविंग 3D 0 और 3D 10, अभी भी मैंने बताया 3D 0 किसका होता है? 3D में 0 आपके किसके होते हैं? स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के होते हैं 3D में 0। 3D 10 Zn2 पॉजिटिव आपका हो सकता है। ठीक है, अगर किसी के 3D में 0 है, 3D में 10 है, वो हमेशा कैसा रहेगा? दैट विल बी कलरलेस। और कलरलेस की बजाय कई बार आप इसको बोल सकते हैं कि भाई कलरलेस को कौन सा कलर? व्हाइट कलर। ठीक है, या तो आप कलरलेस बोलिए, बट अगर वो कई बार लिख देते ना कि दैट इज व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर को भी आप क्या मान के चलिए? कलरलेस ही है। क्योंकि यहां कलर की हम बात करें तो डिफरेंट कलर आते हैं, व्हाइट को कलर काउंट नहीं किया गया है, दैट इज कलरलेस वन। बात समझ में आ गई? तो कलरलेस आ जाए या व्हाइट आ जाए, दोनों चीजें क्या होंगी? सेम। अब ट्रिक पे आ जाइए। ट्रिक क्या है वो ध्यान से समझनी है पहले तो, और फिर उसके बाद लिखनी है। ट्रिक मैं लिख देता हूं बोर्ड पे पहले, उसके बाद उसको ध्यान से समझेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी ब्लू। देखिए मैं सारे सिस्टम को लिंक करूंगा, तो आप पहले ट्रिक लिखें। ब्लू वल्चर को ग्रीन वल्चरी फंसी नहीं। ध्यान सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा ब्लू वल्चर, वल्चर देखा होगा आपने, ठीक है। ब्लू वल्चर को वल्चरी, वो अपनी मतलब फीमेल वर्जन को ढूंढ रहा है, वल्चर अपनी फीमेल वल्चर को ढूंढ रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया? वल्चर को क्या नहीं फंसी? वल्चरी। वल्चर मेल, वल्चरी फीमेल। ब्लू वल्चर को ग्रीन वल्चरी फंसी नहीं। पिंक मन को, किसको? पिंक मन को किसमें? ब्लू कुकर। पिंक मन को ब्लू कुकर में, ध्यान सुनना, पिंक मन को ब्लू कुकर में क्रो। पिंक मन को ब्लू कुकर में क्रो। वैन को, या ऐसे लिख लीजिए, वी से वायलेट। पिंक मन को ब्लू कुकर में क्रो, वी से वायलेट, और फेरिक येलो हो गया। दोबारा सुने ध्यान से। ब्लू वल्चर को ग्रीन वल्चरी फंसी नहीं। पिंक मन को ब्लू कुकर में क्रो, वी से वायलेट, और फेरिक येलो हो गया। उस ट्रिक समझ में आई है? अब इस ट्रिक को के अंदर आपके जो टेबल के अंदर
जो मैंने टेबल आपको दिखाई थी, इस टेबल के अंदर जितने भी आयन है वो सारे आ गए हैं। चेक करो, ब्लू कलर किसका? वल्चर। वल्चर मतलब वी चर, चार चर में क्या चार आ रहा है? चार, चार मीन्स 4, तो दैट इज 4+। ब्लू वल्चर, ब्लू वल्चर को ग्रीन, को का मतलब क्या है यहां? CO3+। बताऊंगा अभी को एक और भी आ रहा है, बट यहां CO3+ वाला लिया है मैंने, हाइयर वाला लिया है। तो ब्लू वल्चर को ग्रीन वल्चरी, वल्चरी का मतलब यहां था वल्चार, यहां वल्चरी मतलब V3+। ब्लू वल्चार को ग्रीन वल्चरी, वल्चरी मीन्स V3 फसी नहीं, फसी, फसी मतलब फेरस कितना पॉजिटिव होता है? 2 पॉजिटिव, और फसी नहीं इकट्ठा वर्ड है तो ये भी Ni2 पॉजिटिव होगा। दोबारा सुनिए, ब्लू वल्चर, वल्चर मीन्स वल्चार को CO ग्रीन, ये कलर है, ग्रीन वल्चरी, वल्चरी मतलब V3 फसी, फसी मीन्स Fe2 पॉजिटिव, फेरस नहीं, नहीं मतलब Ni2 पॉजिटिव। चेक कर लीजिए, V4 पॉजिटिव जहां होगा, CO3 पॉजिटिव जहां होगा, किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। V4 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव जहां भी होगा, किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। V3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव और Ni2 पॉजिटिव कलर क्या होगा? ग्रीन। टेबल में आप अपने रिलेट कर लेंगे बाद में, पहले समझ लीजिए ग्रीन का कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर किसका होगा? V3 पॉजिटिव का होगा, Fe2 पॉजिटिव का होगा और निकल 2 पॉजिटिव का हो गया। ये हो गई फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन पे आइए, पिंक कलर किसका होता है? पिंक कलर किसका होगा? मन, मन का मतलब किससे? यहां Mn से, और फिर क्या है? को, मन को, Mn और को आपका ऊपर भी आया था, बट को ऊपर कैसा था? 3+, तो फिर ये कैसा हो जाएगा? 2+। मन भी कैसा हो जाएगा? 2+, तो पिंक मन को दोनों का चार्ज कितना? +2+2। पिंक मन को। ब्लू कुकर, कुकर मतलब Cu एंड Cr, कुकर क्या होता है? Cu Cr, कर Cr, कु Cu, ठीक है। ब्लू कुकर, ब्लू कुकर, कुकर का मतलब क्या है? Cu और Cr। चार्ज कितना? चेक करो, आपके पास Cu+2 फॉर्म में होता है CuSO4, क्या Cu3 पॉजिटिव देखा है? नहीं। अगर ये 2 पॉजिटिव तो ये भी कितना होगा? 2 पॉजिटिव। हालांकि Cr आपका 3 पॉजिटिव भी होता है, बट Cu आपका कैसा होता है? 2 पॉजिटिव, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा लिखा। Cu 2 पॉजिटिव, Cr भी कितना? 2 पॉजिटिव। दोनों का कलर कैसा होता है? ब्लू, ठीक है। मे का मतलब यहां फिर से किससे है? Mn, और क्रो का मतलब किससे है? Cr। कुकर, कर आपका आया था Cr2 पॉजिटिव, और क्रो में फिर से क्या आ गया? Cr। में क्या आ गया? Mn। में मैंने अंक की बिंदी लगाई है, तो Mn क्रो Cr। Mn आपका पहले भी आ चुका है 2 पॉजिटिव, तो फिर ये क्या 2 पॉजिटिव होगा? नहीं, तो फिर ये क्या होगा? ये होगा आपका 3 पॉजिटिव। पास में आ गई। Cr क्रो, क्रो भी क्या होगा फिर आपका? यहां क्या था? 2 पॉजिटिव, तो यहां कैसा हो जाएगा? यहां हो जाएगा 3 पॉजिटिव। पास में आ गई। ये क्या है? V, में क्रो V से वायलेट, V का मतलब यहां फिर वनेडियम से है। वनेडियम आपके 2 पहले आ चुके हैं, एक क्या आ चुका है? +4, एक क्या आ चुका है? +3, तो ये क्या होगा फिर? ये होगा आपका +2, क्योंकि 3 आने से रहा, क्योंकि 3 आ चुका है, 4 आने से रहा, 4 आ चुका है, तो फिर क्या बचा? +2। चेक करो, में क्रो V से वायलेट मतलब क्या है? 3 नोक किस कलर के होते हैं? वायलेट। कौन कौन से? Mn 3 पॉजिटिव, Cr 3 पॉजिटिव एंड वेनेडियम 2 पॉजिटिव। दे आर ऑफ विच कलर? वायलेट। ये तीनों वायलेट कलर के होते हैं, ठीक है। पिंक मन को, ब्लू कुकर, में क्रो V से वायलेट। ध्यान रखना मैंने कोमा लगाया था, इसलिए में और क्रो अलग अलग हो जाएंगे, इधर अलग हो गया, उधर अलग हो गया।
ये तीनों किस कलर के होंगे? वायलेट। कुकर में Cu2 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव किस कलर के होंगे? ब्लू कलर के। Mn2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव किस कलर के होंगे? पिंक। रह गया लास्ट। लास्ट का मतलब क्या है? फेरिक। ऊपर क्या आया था? फसी। फसी का मतलब फेरस। कितना पॉजिटिव होता है? 2 पॉजिटिव। फेरिक कितना होगा? फेरिक होगा आपका Fe3+। Fe3+ का कलर क्या है? येलो। क्या कलर हो गया? येलो। एक बार रिपीट करेंगे दोबारा ध्यान से। ब्लू वल्चर को ग्रीन वल्चरी फंसी नहीं, मतलब एक ब्लू वल्चर था, उसको फीमेल वर्जन वल्चरी नहीं फंसी, उसको मतलब उसके पटाए में नहीं आई, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ब्लू वल्चर को ग्रीन वल्चरी फंसी नहीं। पिंक मन को ब्लू कुकर में क्रो वी से वायलेट और फेरिक येलो हो गया। ब्लू कलर किस किस का होगा? ब्लू कलर आपका होगा वल्चर V4। वल्चर का कहने का तरीका क्या है? V4। चर 4, चरी 3। ध्यान से इस तरीके से रखना है। वल का तो V उठा लेंगे, चरी मतलब 3, चर मतलब 4। ठीक है, तो ब्लू कलर V4 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव, को आया है यहां, वल्चर को। ठीक है, ग्रीन कलर किस किसका होता है? वल्चरी V3, फसी फेरस नहीं Ni2 पॉजिटिव। ठीक है, पिंक मन को, मतलब पिंक कलर किस किस का होता है? मन को का मतलब CO, मन का मतलब Mn, दोनों पे चार्ज क्या है? +2। ब्लू कलर किस किस का होता है? ब्लू कलर आपका होता है Cu2 पॉजिटिव और Cr2 पॉजिटिव, जिसको मैंने लिखा कुकर। ब्लू कुकर में पिंक मन को ब्लू कुकर में। ठीक है, मे क्रो वी से वायलेट। मे का मतलब Mn, क्रो का मतलब Cr, वी का मतलब फिर से वी आ गया। वी पहले 2 आ चुके थे, वो +4 था, +3, तो फिर ये क्या हो जाएगा? +2। क्रो भी पहले आ चुका है, ये रहा, ये कैसा था? +2, तो फिर ये कैसा होगा? +3। मन भी पहले आ चुका है, मन पहले कैसा था? +2, फिर ये कैसा होगा? +3। तो इस तरीके से लिंक करते रहेंगे कि पहले वाला क्या था, बाद वाला क्या होगा। ठीक है, और फेरिक से लिखो, पता है Fe3 पॉजिटिव होता है, किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का। ये तीनों किस कलर के हो जाएंगे? वॉयलेट कलर के। ठीक है, सो दैट इज द ट्रिक टू फाइंड आउट द कलर ऑफ आयंस या फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस की कलर कैसे बनता है किसी आयन का, वो डिपेंड करता है लाइट के ऊपर, सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर, और उसमें भी कौन सी फ्रीक्वेंसी उसने एब्जॉर्ब की है, किस कलर, कौन सी लाइट उसने एब्जॉर्ब की है, कौन सा उसने कलर कंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं उसका कलर। याद रखने के लिए मैंने बताया, हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने केवल एनसीईआरटी के टेबल में जो दिए थे उन्हीं को लिखा है, बाकियों को नहीं लिखा है, क्योंकि आपके सिलेबस में 3D को ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।